नमस्कार दोस्तों, 26 अक्टूबर 1962 यूएस प्रेसिडेंट केनेडी अपनी स्टेट डिपार्टमेंट को ऑर्डर देते हैं, क्रैश प्रोग्राम्स की तैयारियां करो, हम क्यूबा देश को इन्वेड करने वाले हैं। वी विल इन्वेड क्यूबा, वी शैल ऑक्यूपाई क्यूबा, वी शैल एस्टैब्लिश अ सिविल गवर्नमेंट देयर। अगले कुछ ही घंटों में जैसे ही ये खबर क्यूबा के प्राइम मिनिस्टर फिदेल कास्त्रो तक पहुंचती है, वो सोवियत यूनियन को एक चिट्ठी लिखते हैं कहते हुए, हमें अभी अभी रिपोर्ट मिली है कि यूएस से हमारे देश पर अगले 24 से 72 घंटे में कभी भी हमला कर सकता है। यह हमला दो तरीकों का हो सकता है। पहला, वो एक लिमिटेड एयर स्ट्राइक करेंगे हमारे देश के ऊपर, या फिर दूसरा वो एक फुल स्केल इन्वेजन करेंगे हमारे देश के ऊपर। अगर वो दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे, हमारे देश के ऊपर खतरा इतना ज्यादा है कि इसे अवॉइड करने के लिए हमें उनके ऊपर एक प्री एम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक कर लेनी चाहिए। यानी क्यूबा और सोवियत यूनियन को न्यूक्लियर बम गिरा देना चाहिए यूएस के ऊपर इस चीज को होने से रोकने के लिए। अगला दिन 27 अक्टूबर दुनिया के इतिहास में सबसे खतरनाक दिन बन जाता है। इस दिन को ब्लैक सैटरडे नाम से बुलाया जाता है क्योंकि इस दिन ना सिर्फ एक थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा बन जाता है, बल्कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर एक न्यूक्लियर वॉर भी होगी, इसका भी एक बहुत बड़ा खतरा जमता है। दोपहर के 12 बजे के करीब एक अमेरिकन U-2 विमान क्यूबन एयर स्पेस के अंदर घुसता है। क्यूबा में मौजूद एक लोकल कमांडर के ऑर्डर पर एक मिसाइल फेंकी जाती है इस प्लेन पे, इसे शूट डाउन कर दिया जाता है और इसमें बैठे पायलट रूडोल्फ एंडरसन भी मारे जाते हैं। इसी बीच समुद्र में मौजूद यूएस नेवी वॉरशिप्स को पता चलता है कि क्यूबा के पास में सोवियत यूनियन की सबमरीन्स भी मौजूद हैं। बहुत से लोगों को कई सालों तक नहीं पता चलता कि इन सबमरीन्स में न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी हैं। इसी दिन 27 अक्टूबर को एक यूएस नेवी की वॉरशिप सोवियत यूनियन की B-59 सबमरीन को लोकेट करती है और उस सबमरीन पर हमला करना चालू कर देती है। उस पर सिग्नलिंग डेप्थ चार्जेस, ये एक तरीके के एक्सप्लोजिव्स हैं, ये गिराए जाते हैं। याद रखिए ये सब इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर होने लग रहा है और अब B-59 सबमरीन के अंदर जो सोवियत यूनियन के ऑफिसर्स मौजूद हैं, जब उन पर हमला किया जाता है उन्हें लगता है वॉर शुरू हो चुकी है। एक सबमरीन के अंदर वैसे ही सिचुएशन बहुत खराब होती है लोगों के लिए क्योंकि टेम्परेचर्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत गर्मी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल्स काफी हाई होते हैं। और अगर इस स्पेसिफिक B-59 सबमरीन की बात करें तो जब इन पर हमला किया जा रहा था, ये कॉन्टैक्ट भी लूज कर जाते हैं मॉस्को से, तो अपने हायर कमांडर से बात करने का कोई जरिया नहीं रह जाता इनके पास और इनका रेडियो भी काम करना बंद कर जाता है, जिससे इनको बाहर की दुनिया से खबरें मिल पाए। अब क्योंकि इन्हें लगता है जंग शुरू हो चुकी है, कैप्टन वैलेंटीन सेविट्स्की चिल्लाकर कहते हैं, हम इनको फोड़ डालेंगे, हम मारे जाएंगे लेकिन हम इन्हें भी डुबा कर जाएंगे। सबसे शॉकिंग चीज यह है दोस्तों कि सबमरीन में मौजूद इन ऑफिसर्स के पास अथॉरिटी थी न्यूक्लियर बॉम्ब्स को चलाने की अपने मन से। इन्हें कोई ऊपर से ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं थी। अगर इन्हें लगता कि सिचुएशन खराब हो चुकी है, ये अपनी मर्जी से न्यूक्लियर बम, न्यूक्लियर मिसाइल्स फेंक सकते थे। इसीलिए अभी अपनी सबमरीन को तैयार करते हैं यूएसए के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल चलाने के लिए। इस सबमरीन के अंदर जो न्यूक्लियर मिसाइल है उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा है जितनी हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बम की थी। अगर ये सबमरीन में मौजूद ऑफिसर्स इस न्यूक्लियर मिसाइल को चला देते हैं तो ये एक न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत हो जाएगी। इस पूरे इवेंट को आज के दिन जाना जाता है दोस्तों क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से। क्या इसका बैकग्राउंड था, क्यों ये सिचुएशन हुई और आगे क्या हुआ, आइए आज के वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। You may not appreciate how close the world came to nuclear war in 1962. Russia is ready for a Cuban missile-style crisis. Cuban Missile Crisis at the clash of the superpowers and changing balance of power. One man wanted to win it all. The other had everything to lose. Together, their nuclear missiles brought the world to the edge of annihilation. अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1898 से। ये वो साल था जब क्यूबा देश को स्पेन से आजादी मिली। इससे पहले करीब 370 सालों से स्पेनिश राज चल रहा था क्यूबा देश के ऊपर। क्यूबा एक स्पेनिश कॉलोनी थी, तो इस साल एक जंग हुई स्पेनिश के बीच में और यूएस के बीच में। स्पेन ये जंग हार गया, लेकिन इसके बाद क्यूबा देश को आजादी नहीं मिली। 1898 से लेकर 1902 तक क्यूबा मिलिट्री ऑक्यूपेशन में रहा यूएसए के। साल 1902 में रिपब्लिक ऑफ क्यूबा को प्रोक्लेम किया गया कि यूएसए से आजादी मिल चुकी है, लेकिन ये भी प्रॉपर तरीके से आजादी नहीं थी यूएसए से, क्योंकि अभी भी इसके बाद भी क्यूबा एक सैटेलाइट स्टेट करके बना रहा अमेरिका के अंडर। क्यूबा के नए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अमेरिका के पास हक था क्यूबा की फॉरेन पॉलिसी में रिस्ट्रिक्शंस डालने का। फिर 1934 में एक ट्रीटी साइन करी गई थी जिसके अकॉर्डिंग क्यूबा को अपने नेवल बेसिस अमेरिका के हाथों देने थे और कोई भी और देश क्यूबा में नेवल बेसिस नहीं बना सकता था। साल 1952 में सिचुएशन और खराब हो गई जब फुलगेंसियो बतीस्ता क्यूबा के डिक्टेटर बन गए अमेरिका की मदद से। अमेरिकन सरकार ने क्यूबा के अंदर प्राइवेट अमेरिकन कंपनीज के इंटरेस्ट को बढ़ावा देना शुरू किया। हाल
हालत इस हद तक पहुंच गई कि साल 1959 में क्यूबा में जितने भी शुगर लैंड्स थे 40% अमेरिकन कंपनीज ओन करती थी। देश में ऑलमोस्ट सारी कैटल रॉन्चेस अमेरिकन कंपनीज के हाथों में थी। 90% माइंस जो थी अमेरिकन कंपनीज ओन करती थी। 80% यूटिलिटीज अमेरिकन कंपनीज ओन करती थी और प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट सारी ऑयल इंडस्ट्री क्यूबा देश की वो भी अमेरिकन कंपनीज के हाथों में थी। तो बेसिकली देखा जाए तो क्यूबा देश एक इकोनॉमिक स्लेव बन गया था अमेरिका के हाथों में। बहुत ज्यादा इनकम इनइक्वालिटी थी, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी, पॉवर्टी थी देश में। अमीर लोगों के लिए ऐश थी, लेकिन एक आम क्यूबन के लिए हेल्थ केयर पूरा तबाह हो चुका था। टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, इंटेस्टिनल पैरासाइट्स, ऐसे डिजीजेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे थे पॉपुलेशन में। इसके अलावा प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग और ड्रग्स की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी क्यूबा में। करप्शन भी बहुत ज्यादा था और बतीस्ता का खुद लिंक था अंडरवर्ल्ड से। इन्हीं सब कारणों की वजह से साल 1959 में एक कम्युनिस्ट क्यूबन रेवोल्यूशन होती है, जिसे लीड किया जाता है फिदेल कास्त्रो और चे गुवेरा के द्वारा। एग्जैक्टली क्या होता है इस क्यूबन रेवोल्यूशन में, इसकी बात किसी और वीडियो में डिटेल में कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जो सिचुएशन होती है वो बेसिकली ये है कि यूएस का जितना भी इंफ्लुएंस था क्यूबा देश में उसे एलिमिनेट कर दिया जाता है। फिदेल कास्त्रो सारी यूएस प्रॉपर्टी को जब्त कर लेते हैं और नेशनलाइज करना शुरू कर देते हैं। 380 से ज्यादा बिजनेस इंक्लूडिंग ऑयल रिफाइनरीज, डिस्टिलरीज, कॉफी प्लांटेशंस, शुगर मिल्स, डिपार्टमेंट स्टोर्स, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, रेलवेज, ये सब क्यूबन सरकार के अंडर आ जाते हैं और यूएस प्राइवेट कंपनी से छीन लिए जाते हैं। ये सब होता देखकर अमेरिका क्या करता है? अमेरिका बिल्कुल भी खुश नहीं होता। उस वक्त के अमेरिका के प्रेसिडेंट थे ड्वाइट डी आइजनहावर। अक्टूबर 1960 में यूएस से एक एम्बार्गो डिक्लेयर कर देता है, यानी क्यूबा के साथ सारे ट्रेड और बिजनेसेस कट ऑफ कर दिए जाए। 2/3 अमेरिकन इंपोर्ट्स जो क्यूबा में आ रहे थे उन्हें बंद कर दिया जाता है और जनवरी 1961 में यूएस से क्यूबन सरकार को रिकॉग्नाइज करना ही बंद कर देता है। क्यूबा के अंदर जो यूएस एम्बेसी थी उसे बंद कर दिया जाता है और सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी कट ऑफ कर दिए जाते हैं। 20 जनवरी 1961 को यूएस में नए प्रेसिडेंट आते हैं, जॉन एफ कैनेडी। अब एक लेसन है यहां पर दोस्तों, जो आप अपने पर्सनल रिलेशंस में भी लगा सकते हैं और दुनिया भर की सरकारों को फॉरेन रिलेशंस में भी लगाना चाहिए कि अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो उनसे बात करना बंद कर दो, उनसे मिलना बंद कर दो, लेकिन एक दूसरे के साथ बुरा बर्ताव करने की जरूरत नहीं है। कोई सेंस नहीं बनता है करने। लेकिन उस वक्त की यूएस की सरकार ने इस लेसन से सीख नहीं ली। यूएस ने अपने सारे बिजनेस डिप्लोमेटिक टाइज तो कट ऑफ कर ही दिए थे क्यूबा से, लेकिन यूएस वहां तक रुका नहीं। यूएस ने अब कोशिश करी क्यूबा देश को इन्वेड करने की। अप्रैल 1961 में अमेरिका ने सीक्रेटली फाइनेंस किया और ट्रेन किया 1500 से ज्यादा क्यूबन एग्जाइल्स को, जो फिदेल कास्त्रो के अगेंस्ट थे। प्लान यह था अमेरिका का कि 1500 लोग क्यूबा में घुसेंगे, इन्वेड करेंगे, हम इन्हें हथियार देंगे और ये फिदेल कास्त्रो की सरकार को गिरा देंगे। ये प्लान एक सीक्रेट प्लान था। क्यूबा की साउथ वेस्टर्न कोस्ट पे एक जगह थी जिसका नाम था बे ऑफ पिग्स। इस जगह पर इन्हें लैंड करना था, लेकिन जैसे ही रेबल्स क्यूबा की जमीन पर पहुंचे, वहां मौजूद कुछ लोकल फिशरमैन ने इन्हें देख लिया और उन लोकल फिशरमैन के पास कुछ राइफल्स मौजूद थे। इन पर फायर करना चालू कर दिया। फायरिंग सुनकर क्यूबा की मिलिट्री को पता चला और जल्द ही यहां पर क्यूबा की एयरफोर्स भी पहुंच गई। उन रेबल्स को यूएस की तरफ से कुछ एयर सपोर्ट जरूर मिला, लेकिन जैसे ही वो हारने लगे यूएस पीछे हट गया इससे, क्योंकि जॉन एफ कैनेडी नहीं चाहते थे कि बाकी दुनिया को पता चले कि यूएस ने ये इन्वेजन कराया है। वो इस इन्वेजन को एक टॉप सीक्रेट रखना चाहते थे। तो एक क्रिटिकल मोमेंट पर यूएस पीछे हट गया। फिदेल कास्त्रो ने इस ऑपरेशन का पर्सनली चार्ज अपने अंडर ले लिया, इसलिए 3 दिन के अंदर अंदर ये जो लड़ाई चल रही थी ये खत्म भी हो गई। ये इन्वेजन फेल हो गया। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का ये फेल्ड बे ऑफ पिग्स इन्वेजन एक बड़ा ही इनफेमस एपिसोड बन गया। अमेरिका चाहता था कि सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके, लेकिन इस फेल्ड इन्वेजन के बाद क्यूबा सोवियत यूनियन की तरफ और ज्यादा देखने लगा। उसके पीछे रीजन बड़ा सिंपल था, क्योंकि क्यूबा अपने देश को बचाना चाहता था। क्यूबा नहीं चाहता था कि मेरे देश पर इन्वेजन हो जाए यूएस की तरफ से, तो अगर मुझे अपने आप को बचाने की जरूरत है तो किस देश के पास जाया जाए? जो यूएस का राइवल देश है, सोवियत यूनियन। ऊपर से कम्युनिज्म भी था दोनों देश में, तो उसका भी एक इंपैक्ट पड़ता है। इस चीज को आज के रशिया यूक्रेन के इशू से भी काफी रिलेट किया जा सकता है। रशिया नहीं चाहता कि यूक्रेन पर यूएस का इंफ्लुएंस पड़े, तो उसे रोकने के लिए रशिया ने इन्वेजन किया यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर कब्जा लिया। उससे इंपैक्ट क्या पड़ा? यूक्रेन के लोग अब और भी ज्यादा समर्थन करने लगे अमेरिका का। यूक्रेन की सरकार भी अब चाहने लगी कि हमारी अमेरिका के साथ करीबी बढ़े ताकि हम अपने देश को बचा सकें। तो इस केस में भी रशिया जो चाहता था उसका उल्टा ही हुआ। अगर किसी भी देश पर इस तरीके से प्रेशर डाला जाएगा तो अक्सर उसका इंपैक्ट उल्टा ही पड़ता है।
अब यूएस यहां पर रुका नहीं। कैनेडी सरकार के लिए ये ईगो का इशू बन गया। नवंबर 1961 में एक और ऑपरेशन जारी किया गया अमेरिका के द्वारा, जिसका नाम था ऑपरेशन मॉन्गूस। इस ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव फिर से वही था, कम्युनिस्ट क्यूबन सरकार को गिराना, ओवरथ्रो करना। लेकिन यह करने का तरीका इस बारी थोड़ा अलग था, थोड़ा और ज्यादा चालाक तरीका था। प्लान यह था कि एक पायरेट रेडियो स्टेशन बनाया जाएगा जिसे बैक किया जाएगा सीआईए के द्वारा। इस रेडियो स्टेशन पर एंटी कास्ट्रो प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा। इसके अलावा एक और प्लान था ऑपरेशन नॉर्थवुड्स करके। इसके अनुसार कुछ फ्रेंडली क्यूबन्स को लिया जाएगा, उन्हें क्यूबन आर्मी की यूनिफॉर्म्स पहनाई जाएगी और उनसे कहा जाएगा कि यूएस के ग्वांतानामो बेस पर जो क्यूबा में मौजूद है उस पर हमला कर दो। एक खाली अमेरिकन शिप पर हमला किया जाएगा, लेकिन बाद में इस हमले को एज एन एक्सक्यूज यूज किया जाएगा, यह दिखाने के लिए कि देखो क्यूबा ने अमेरिका पर हमला किया, इसलिए अब अमेरिका देश क्यूबा पर जंग डिक्लेयर कर रहा है। यह अगर सुनने में बहुत शातिर लग रहा है, इससे भी ज्यादा एक खौफनाक प्लान था जो यूएस के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने रेकमेंड किया था। उन्होंने कहा कि हम अमेरिकन शहरों पर हमला करेंगे, मायामी, फ्लोरिडा जैसे शहरों पर टेररिस्ट अटैक करेंगे, खुद से करेंगे, लेकिन हम ब्लेम उसका डालेंगे क्यूबन सरकार पर और जनता को लगेगा कि ये क्यूबा ने किया है और उसे हम एज एन एक्सक्यूज यूज करेंगे कि क्यूबा पर लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए। सोच सकते हो, अपने ही शहरों पर हमला करना, अपने ही लोगों पर। इसके अलावा फिदेल कास्ट्रो पर डायरेक्टली बहुत से असैसिनेशन अटेम्प्ट्स किए गए अमेरिका और सीआईए के द्वारा। इन्हें मारने की इतनी ज्यादा बार कोशिश करी गई कि कहा जाता है कि दुनिया के इतिहास में ये वो इंसान है जिन पर सबसे ज्यादा असैसिनेशन अटेम्प्ट्स किए गए। इन्हें काउंट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन कई सोर्सेज के अकॉर्डिंग ये 600 से ज्यादा असैसिनेशन अटेम्प्ट्स है जो इन पर किए गए। इसके कुछ फेमस एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इनकी एक सिगार थी जिसको पॉइजन करने की कोशिश करी गई। एफबीआई की टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट से 2 गैंगस्टर्स को हायर किया गया, इन्हें असैसिनेट करने की कोशिश करी गई। एक बड़ा फिल्मी तरीका भी अटेम्प्ट किया गया था। कास्ट्रो के जो लवर थी उन्हें सीआईए का एजेंट बना दिया गया और कहा गया कि उनकी ड्रिंक्स में ये पिल्स मिला देना। इसके अलावा केमिकल्स, फंगस, पॉइजन नीडल्स, ये कुछ और प्लान के हिस्सा थे। अच्छा, अब अपनी कहानी पर वापस आए तो 15 अक्टूबर 1962 को अमेरिका का एक U-2 विमान, एक स्पाई प्लेन है इनका, अपनी रूटीन सर्वेलेंस करने लग रहा था। ये सीक्रेटली एक फोटो खींचता है क्यूबा के एक आइलैंड पर, जहां पर फोटो में दिखता है कि सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर मिसाइल्स पाई गई हैं क्यूबा के इस आइलैंड पर। एक्चुअली कुछ महीने पहले अगस्त में ही यूएसए को शक होने लग गया था कि सोवियत यूनियन और क्यूबा साथ में कुछ यहां पर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब यूएसए ने न्यूक्लियर मिसाइल्स को डिस्कवर किया तो कैनेडी सरकार नहीं चाहती थी कि बाकी दुनिया को पता चले कि यूएस को पता चल चुका है कि सोवियत यूनियन की न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा में मौजूद है। इसलिए कैनेडी ने एक सीक्रेट ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स बनाया जिसे नाम दिया गया एक्सकॉम, मतलब एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स। बहुत सी लंबी सीक्रेट मीटिंग्स करी गई इनके द्वारा। यह डिस्कस किया गया कि अब क्या किया जाए, यहां पर हमें न्यूक्लियर मिसाइल्स मिली हैं क्यूबा में, क्या कर सकते हैं हम। कई ऑप्शंस डिस्कस किए गए यहां पर। एक ऑप्शन तो यही था कि कुछ भी ना किया जाए। यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे, रॉबर्ट मैकनामारा, उन्होंने कहा कि यूएसए के पास 5000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जबकि सोवियत यूनियन के पास सिर्फ 300 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। और अब ये जो नए हमने डिस्कवर किए हैं, इसे मिला भी लें तो 40 हैं, ये तो 340 हो जाएंगे उनके पास। तो हमारे पास कहीं ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स मौजूद हैं सोवियत यूनियन के कंपैरिजन में, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन एक्सकॉम के जो बाकी मेंबर्स थे उन्होंने कहा यहाँ पॉलिटिकल बैलेंस ऑफ पावर तो डेफिनेटली चेंज होने लग रहा है, यहाँ कुछ तो करना पड़ेगा हमें, क्योंकि नहीं तो यूएस की जनता को क्या लगेगा, यहाँ पर अमेरिकन जनता हमें क्या सोचेगी, बाकी जो नेटो के एलाइज है वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे अगर हम ऐसे ही ये चीज होते रहने देंगे। तो एक दूसरा ऑप्शन यहां पर यह था कि फिदेल कास्ट्रो को एक सीक्रेटली ऑफर दिया जाए, या तो फिदेल कास्ट्रो क्यूबा से न्यूक्लियर मिसाइल्स को हटा दे या फिर अमेरिका क्यूबा में इन्वेजन डिक्लेयर कर देगा। ये बेसिकली एक डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने का तरीका था। तीसरा एक ऑप्शन यह भी था कि कोई ऑफर देने की जरूरत नहीं है, हम यहां पर डायरेक्टली इन्वेड कर देते हैं क्यूबा। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ एक्चुअली में यही ऑप्शन चाहते थे कि हम अपनी आर्मी, मरीन्स, एयरफोर्स, नेवी, सारी फोर्सेस का इस्तेमाल करें और फुल ऑन इन्वेजन कर दे क्यूबा पर। लेकिन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने उन्हें थोड़ा सोचने को कहा, कॉशन किया उन्हें कि अगर हम इस तरीके से इन्वेजन कर देंगे क्यूबा पर, उनकी मिसाइल्स हटा देंगे, तो क्या सोवियत यूनियन चुप बैठा रहेगा? वो भी कुछ ना कुछ करेंगे, शायद बर्लिन में ही कुछ कर दे। अगर आपको याद हो, बर्लिन उस वक्त 2 हिस्सों में डिवाइडेड था, एक हिस्सा यूएस के इन्फ्लुएंस के अंडर था, दूसरा सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस के अंडर। इसकी बात मैंने डिटेल में करी थी बर्लिन वॉल के ग्राउंड रिपोर्ट वाले वीडियो में, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के खत्म होने के बाद देखना उससे, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब इसी रीजन की वजह से एक चौथा ऑप्शन भी रेकमेंड किया किसी ने, क्यों ना हम जहां पर वो न्यूक्लियर मिसाइल्स पाई गई हैं सिर्फ वहां पर एक एयर स्ट्राइक कर दें और उन न्यूक्लियर मिसाइल्स को फोड़ डालें और फुल स्केल इन्वेजन करने की जरूरत नहीं है क्यूबा पर। ये ऑप्शन चूज कर लेना एक्चुअली में सबसे खतरनाक ऑप्शन बन
जाता है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका ने सिर्फ 40 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिस्कवर किया था। एक्चुअली में 180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स क्यूबा के अंदर मौजूद थे। इसके अलावा 4 न्यूक्लियर सबमरीन्स थी जो क्यूबा के आसपास समुद्र में घूम रही थी सोवियत यूनियन की। अगर एयर स्ट्राइक करता यूएस से तो क्यूबा और सोवियत यूनियन बाकी न्यूक्लियर मिसाइल्स का इस्तेमाल कर सकते थे और एक न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी। तो कौन सा ऑप्शन चुना एक्चुअली में अमेरिका ने डिसाइड किया कि एक नेवल ब्लॉकेड कर देते हैं। क्यूबा के आसपास जो समुद्र है हम उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं अमेरिकन नेवी शिप से। ऐसा करने से सोवियत यूनियन और हथियार नहीं भेज पाएगा क्यूबा को, और ये करके हम डिमांड करेंगे सोवियत यूनियन से कि वो अपने सारे न्यूक्लियर हथियार वापस ले ले। तो 22 अक्टूबर को अमेरिका एक्चुअली में यही करता है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम थी इस ऑप्शन में, नेवल ब्लॉकेड करना भी एक एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखा जाता है। तो अगर यूएस प्रेसिडेंट केनेडी कहते कि हमने नेवल ब्लॉकेड किया है तो सोवियत यूनियन और क्यूबा इसे एक एक्ट ऑफ वॉर मानते। इसलिए केनेडी ने जब अपना टेलीविजन एड्रेस दिया इस चीज को लेकर तो उन्होंने नेवल ब्लॉकेड शब्द की जगह क्वारंटीन शब्द का इस्तेमाल किया। लेकिन इस क्वारंटीन को डिक्लेयर करने के साथ साथ ही यूएस मिलिट्री ने जंग की तैयारियां करनी भी शुरू कर दी थी। B-52 बॉम्बर प्लेन्स को हवा में रहने का ऑर्डर दिया गया, तैयार रहे वो जंग के लिए। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने डेफकॉन 3 का अलर्ट जारी कर दिया था। डेफकॉन का मतलब होता है डिफेंस कंडीशन। 5 लेवल्स होते हैं इस अलर्ट। डेफकॉन 5 का मतलब है नॉर्मल पीस टाइम, यानी मिलिट्री उतनी तैयार रहे जितनी हमेशा तैयार रहती है, जितनी कोई वॉर नहीं चल रही देश में, शांति बनी हुई है देश में, तो डेफकॉन 5 उसे कहते हैं। डेफकॉन 1 का मतलब होता है मैक्सिमम तरीके से तैयार रहे मिलिट्री किसी भी वक्त हमला करने के लिए। अब ये अलर्ट लेवल डेफकॉन 3 पर कर दिया गया था यूएस प्रेसिडेंट केनेडी के साइन करने के बाद। अब एक्चुअली में अमेरिका में जो स्ट्रैटेजिक एयर कमांड है और जो एयर डिफेंस कमांड है, इनके जो कमांडर्स हैं इनके पास भी हक होता है कि ये डेफकॉन लेवल अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर सकें। तो अगली सुबह 23 अक्टूबर को ये एक्चुअली में डेफकॉन 2 कर देते हैं बिना यूएस प्रेसिडेंट केनेडी से पूछे। केनेडी और उनके स्टाफ को बहुत गुस्सा आता है ये देखकर, क्योंकि अब पूरी दुनिया की परसेप्शन में यूएसए रेडी हो गया है हमला करने के लिए, जंग किसी भी वक्त हो सकती है। डेफकॉन 2 का मतलब है कि यूएसए अपनी मिसाइल्स को तैयार कर रहा है सोवियत यूनियन पर फेंकने के लिए। प्रेसिडेंट केनेडी अब परेशान हो जाते हैं कि किस तरीके से अब इस पूरी क्राइसिस को डी एस्केलेट किया जाए। यहां पर हम बहुत ज्यादा एस्केलेशन कर चुके हैं। अगले दिन 24 अक्टूबर को सोवियत यूनियन के जो लीडर हैं निकिता क्रूश्चेव, वो रिस्पॉन्ड करके कहते हैं कि जो अमेरिका ने यहां पर ब्लॉकेड डिक्लेयर किया है ये एक एक्ट ऑफ एग्रेशन है, और जो सोवियत यूनियन की शिप्स, जो जहाज क्यूबा की तरफ बढ़ रहे हैं, हम उन्हें बढ़ते रहने देंगे, रोकेंगे नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम हम यहां पर वॉर नहीं चाहते, हम बस अमेरिका को अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन दिखाना चाहते हैं। इनके पर्सपेक्टिव से क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स को प्लेस करना एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस टैक्टिक थी, क्योंकि अमेरिका भी यही करने लग रहा था सोवियत यूनियन के आसपास के देशों में, जैसे कि टर्की में और इटली में अमेरिका की न्यूक्लियर मिसाइल्स मौजूद थी। जैसे जैसे सोवियत के जहाज करीब पहुंचते हैं अमेरिकन वॉरशिप्स के, पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली है। यहां पर क्या होगा? क्या अमेरिकन शिप्स और सोवियत की शिप्स एक दूसरे पर फायर करना चालू कर देंगी? क्या यहां पर जंग छिड़ जाएगी? लेकिन थैंकफुली ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब सोवियत के जहाज इस क्वारंटीन लाइन तक पहुंचते हैं, कुछ जहाज वापस मुड़ जाते हैं और कुछ जहाज में कोई ऑफेंसिव वेपन्स नहीं होते, कोई हथियार नहीं मिलते, तो यूएस के जो जहाज हैं वो इसे देखकर उन्हें आगे बढ़ने देते हैं। लेकिन फिर 25 अक्टूबर को सीआईए के डायरेक्टर कहते हैं कि क्यूबा के अंदर जो हम न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं अब वो ऑपरेशनल हो चुकी हैं, हमें और ज्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए। जॉन एफ केनेडी नेशनल सिक्योरिटी एक्शन मेमोरेंडम 199 को इशू करते हैं, जिससे यूएस और नेटो देशों के अंदर मौजूद न्यूक्लियर हथियारों को लोड कर दिया जाता है और स्ट्राइक के लिए तैयार कर दिया जाता है। अगली सुबह 26 अक्टूबर को यूएस प्रेसिडेंट केनेडी ऑर्डर करते हैं स्टेट डिपार्टमेंट को, क्रैश प्रोग्राम की तैयारियां की जाए, हम क्यूबा देश को इन्वेड करेंगे, हम क्यूबा देश को ऑक्यूपाई करेंगे और वहां पर एक सिविल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करेंगे। अब ये कहानी का वही हिस्सा है जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। जैसे ही केनेडी की सीक्रेट प्रेपरेशंस की एक खबर फिडेल कास्ट्रो तक पहुंचती है, वो निकिता क्रूश्चेव को चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि अमेरिका अगले 24 से 72 घंटे में कभी भी हम पर हमला कर सकता है, और अगर ये एक फुल स्केल इन्वेजन हुआ तो हमें पहले न्यूक्लियर अटैक करना चाहिए अमेरिका के ऊपर, इसे होने से रोकने के लिए। अब बाद में जाकर साल 2010 में जब फिडेल कास्ट्रो का इंटरव्यू लिया गया था तो वो अपनी इस पोजीशन को एक्चुअली में रिग्रेट करते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें शायद ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आफ्टर सीइंग व्हाट आई हैव सीन एंड नोइंग व्हाट आई नो नाउ, इट वाजंट वर्थ इट एट ऑल, बट एट दैट टाइम द स्टेज वाज अगेन सेट फॉर न्यूक्लियर वॉर। जो भी मैंने उस समय टेंस सिचुएशन में कहा था वो वर्थ इट नहीं था, मुझे नहीं कहना चाहिए था। लेकिन वापस साल 1962 में आए तो क्यूबन मिलिट्री को भी ऑर्डर दे दिए जाते हैं, अगर कोई भी विमान अमेरिका का क्यूबन एयर स्पेस में दिखेगा तो इमीडिएटली उस पर ओपन फायर कर दिया जाए और उसे
उसे शूट डाउन कर दिया जाए। इन्हीं सब के बीच एक्चुअली में यूएस प्रेसिडेंट केनेडी और सोवियत के प्रीमियर क्रूश्चेव कुछ डिप्लोमेसी बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन याद रखिए वो जमाना 1962 का था। एक टेलीग्राम भेजने में भी 12 घंटे का समय लग जाता था, तो इतना आसान नहीं था इमीडिएटली कम्युनिकेट करना एक दूसरे से। पूरी दुनिया उन्हें देख रही थी, लेकिन दुनिया ये नहीं जानती थी कि यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में 2 सीक्रेट कम्युनिकेशन के चैनल्स भी मौजूद थे। इन्हें बैक चैनल कहा जाता है, जिसके द्वारा दुनिया भर के पॉलिटिशियंस एक दूसरे से सीक्रेटली कम्युनिकेट कर सकते हैं। आज के दिन इस चीज को गलत माना जाता है और देश ऐसा नहीं करते, लेकिन उस समय में ये बहुत होता था। जॉन एफ कैनेडी और उनके भाई जो अटॉर्नी जनरल थे यूएसए के, रॉबर्ट कैनेडी, वो एक्चुअली में सीक्रेट मीटिंग्स करने लग रहे थे जॉर्जी बोल्शाकोव के साथ, जो कि एक रशियन इंटेलिजेंस ऑफिसर थे यूएसए में रहने वाले। इसके अलावा एक और केजीबी के ऑफिसर थे, अलेक्जेंडर फेक्लिसोव, जिनसे बात चल रही थी कोई कॉम्प्रोमाइज निकालने की। इस बैक चैनल का एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। दोनों कैनेडी और क्रूश्चेव अपनी जनता के सामने ये दिखा सकते थे कि देखो हम तो यहां पर तैयार हैं, हम उन्हें हरा कर रहेंगे, वो दुश्मन देश वहां बैठा है, हम कभी भी लड़ाई कर सकते हैं। जो भाषण जनता को सुनाए जाते थे, जो वॉर मॉन्गरिंग जनता के सामने करी जाती थी, इन्हें बैक चैनल से ये नाटक करने की जरूरत नहीं थी। ये जेन्युइनली शांति बनाए रखने की कोशिश कर सकते थे और यही कर भी रहे थे। अलेक्जेंडर फेक्लिसोव एबीसी न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट जॉन स्काली के 26 अक्टूबर की दोपहर को ये लंच खा रहे थे और लंच पर फेक्लिसोव बताते हैं इन्हें कि जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है। अगर स्काली अपने हाई लेवल दोस्तों से यूएस सरकार में बात कर सके तो यहां पर एक डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकाला जा सकता है। उनके द्वारा एक ऑफर दिया जाता है यूएस सरकार को। सोवियत यूनियन अपने जितने भी बेसिस हैं क्यूबा देश के अंदर, उन्हें डिसमेंटल कर देगी यूनाइटेड नेशंस के सुपरविजन के अंदर। फिदेल कास्ट्रो प्रॉमिस करेंगे कि किसी भी तरीके के ऑफेंसिव हथियार वो अपने देश में नहीं रहने देंगे और यूएस को अपनी तरफ से प्रॉमिस करना होगा कि वो कभी भी क्यूबा देश को इन्वेड नहीं करेंगे। उसी शाम को यूएस स्टेट डिपार्टमेंट को एक लंबा सा इमोशनल लेटर मिलता है जो कहा जाता है कि निकिता क्रूश्चेव ने पर्सनली लिखा था। इस लेटर में वही ऑफर दिया गया है यूएसए को जो फेक्लिसोव ने लंच पर बात करते करते बताया था अपने कॉरेस्पॉन्डेंट को। जॉन एफ कैनेडी और रॉबर्ट कैनेडी इस चिट्ठी को बड़े केयरफुली आराम से पढ़ते हैं और फिर ये इसे मीडिया में रिलीज कर देते हैं। इंतजार करते हैं कि रशिया की तरफ से एक ऑफिशियल एक्सेप्टेंस आएगा इस ऑफर का। लेकिन अगला दिन दुनिया के इतिहास में सबसे खतरनाक दिन होता है, द ब्लैक सैटरडे, जिसकी मैंने वीडियो में शुरू में भी बात करी थी। दिन के शुरू होने के सिर्फ 12 मिनट बाद 12:12 AM पर यूएसए अपने नेटो एलाइज कंट्रीज को इन्फॉर्म करता है कि सिचुएशन बिगड़ती जा रही है, उन्हें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, चाहे जो भी मिलिट्री एक्शन उन्हें लेना पड़े उसके लिए। सुबह के 6 बजे CIA रिपोर्ट करता है कि एक्चुअली में 6 में से 5 मिसाइल साइट्स जो है क्यूबा के अंदर वो ऑपरेशनल हो चुकी हैं। क्यूबन मिलिट्री तैयार हो रही है जंग के लिए। हालांकि उन्हें भी ऑर्डर दिया गया है कि तब तक लड़ाई चालू मत करना जब तक दूसरी तरफ से हमला नहीं किया जाता। सुबह के 9 बजे सोवियत यूनियन की सरकार की तरफ से जवाब आता है। रेडियो मॉस्को एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है निकिता क्रूश्चेव की तरफ से। क्रूश्चेव का कहना है कि हम उस ऑफर से सहमत हैं, लेकिन हमारी एक और कंडीशन है, एक चौथी कंडीशन है, तभी हम इस ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। ये चौथी कंडीशन है कि यूएस ने जो न्यूक्लियर मिसाइल्स लगा रखी हैं टर्की में, वो भी हमारे पड़ोस में है, तो यूएस से भी अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स को वापस ले वहां से। क्रूश्चेव का कहना है कि तुम्हें क्यूबा में मिसाइल से चिंता है, क्यूबा तो फिर भी 90 मील दूर है यूएसए से, टर्की तो हमारे बिल्कुल बॉर्डर पर ही पड़ता है, तुमने तो हमारे बॉर्डर पर न्यूक्लियर मिसाइल्स डाल रखी हैं। 2 घंटे बाद 11 बजे सेम ऑफर रिपीट किया जाता है क्रूश्चेव के द्वारा और 1 घंटे बाद दोपहर के 12 बजे एक अमेरिकन U-2 विमान क्यूबन एयर स्पेस के अंदर चला जाता है। जैसा कि क्यूबन मिलिट्री को ऑर्डर किया गया था, वो इस विमान को शूट डाउन कर देते हैं और इसके अंदर बैठे पायलट रूडोल्फ एंडरसन की भी हत्या हो जाती है। एक्सकॉम अज्यूम करते हैं कि ये ऑर्डर एक्चुअली में सोवियत यूनियन की तरफ से आया है इस प्लेन को शूट डाउन करने का। वो एक्चुअली में जंग चाहते हैं, उन्हें ऐसा लगने लगता है। इसी वक्त एक यूएस नेवी वॉरशिप B-59 सबमरीन को देखती है, उस पर हमला करना चालू कर देती है। क्योंकि यूएसए ने भी अपनी तरफ से नेवल ब्लॉकेड लगा रखा था, तो किसी भी रशियन जहाज को यहां वहां आना नहीं था, स्पेशली जब उसके पास हथियार हो। जब इस सबमरीन पर हमला किया जाता है तो कैप्टन वैलेंटीन साविट्स्की चिल्लाकर कहते हैं, हम उन्हें फोड़ डालेंगे, हम मारे जाएंगे लेकिन उन्हें भी हम डुबा कर जाएंगे। इस सबमरीन में न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं, जिसकी अथॉरिटी इन सबमरीन में मौजूद ऑफिसर्स के पास है। ये सबमरीन बाहर से कांटेक्ट लूज कर चुकी है, ना ही इनका रेडियो चलने लग रहा है, तो इन्हें बाहर से खबर नहीं पहुंच रही है, ना ही अपने ऊपर के कमांडर से बात कर सकते हैं। 2 ऑफिसर्स अपना अप्रूवल दे देते हैं कि यहां पर न्यूक्लियर मिसाइल चला दी जाए, क्योंकि इनके पर्सपेक्टिव से जंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। लेकिन सबमरीन में मौजूद एक और इंसान के अप्रूवल की जरूरत होती है, वासिली आर्खिपोव, जो कि चीफ ऑफ स्टाफ होते हैं इन चारों सबमरीन के। अब ये
ये एक्चुअली में यहाँ पर बहुत हिम्मत दिखाते हैं और कहते हैं नहीं, हम यहाँ पर न्यूक्लियर मिसाइल्स नहीं चलाएंगे। बाकी दो ऑफिसर्स को शांत करते हैं और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, रुक जाओ, इतनी जल्दी यहाँ पर न्यूक्लियर हथियार चलाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है जंग अभी शुरू ना हुई हो और हमने न्यूक्लियर मिसाइल चला दी तो हमारी वजह से दुनिया भर में न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाएगी। आर्खिपोव एक्चुअली में सक्सेसफुल रहते हैं उन दो ऑफिसर्स को कन्विंस करने में। ये सबमरीन सरफेस कर जाती है बिना हमला किए। ऊपर जमीन पर यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है क्योंकि यहाँ पर यूएस पायलट की हत्या हो चुकी है। क्या यूएस प्रेसिडेंट यहाँ पर रिटेलिएट करेंगे या नहीं करेंगे? मीडिया बहुत प्रेशर बना रहा है, लोगों में भी बहुत गुस्सा है इस चीज को लेकर। हमारे पायलट को मारा गया, हमें उन पर हमला कर देना चाहिए, इन दुश्मन देशों को हमें जवाब देना चाहिए। लेकिन इतने प्रेशर के बावजूद भी शाम के 4 बजे के करीब यूएस प्रेसिडेंट कैनेडी कहते हैं कि नहीं, हम नेगोशिएशंस कंटिन्यू रखेंगे। उनकी डिमांड भी सही है, हम भी टर्की से मिसाइल्स हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर टर्की देश की तरफ से भी बहुत प्रेशर है। टर्की भी नहीं चाहता कि वहां से मिसाइल्स हटाई जाए और बाकी नेटो के देश भी कन्विंस करना उन्हें बहुत मुश्किल है। हालांकि इटली मान जाता है कि वो न्यूक्लियर मिसाइल्स अपने देश से हटा देगा यूएसए की। नेगोशिएशंस जारी रहती हैं, दुनिया भर के लोगों की सांस से थमी हुई है और उस रात को एक सीक्रेट मीटिंग होती है रॉबर्ट कैनेडी और रशियन एम्बेसडर एंटली डोब्रिनिन के बीच में। दोनों इस सीक्रेट मीटिंग में एक कॉम्प्रोमाइज ढूंढ लेते हैं। रॉबर्ट कैनेडी कहते हैं कि हम टर्की और इटली से मिसाइल्स हटवा देंगे, लेकिन हम सीक्रेटली ये काम करेंगे। हम नहीं चाहते कि यूएस की सरकार पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़े जनता के द्वारा कि ये क्या कर डाला, तो हम ये काम सीक्रेटली करेंगे। इस चीज को कभी भी पब्लिकली डिक्लेयर मत करना कि हमने टर्की और इटली से मिसाइल्स हटा दी। ये चीज पब्लिकली नहीं एक्सेप्ट करी जाएगी। रशियन एम्बेसडर भी इस बात को मान जाते हैं। इस नेगोशिएशन में एक बहुत बड़ा नुकसान है निकिता क्रूश्चेव की इमेज का। क्रूश्चेव को यहां पर अपनी चौथी नेगोशिएशन डिमांड पब्लिकली वापस लेनी पड़ेगी। हालांकि सीक्रेटली उसे फुलफिल कर दिया जाएगा, लेकिन पब्लिक इमेज क्रूश्चेव की इससे बहुत खराब हो जाएगी। अपनी जनता के सामने लगेगा कि उन्होंने यूएसए के सामने घुटने टेक दिए। निकिता क्रूश्चेव पब्लिकली इस जंग को हारते हुए दिखेंगे, एक लूजिंग पोजीशन में दिखेंगे, लेकिन सिर्फ सीक्रेटली वही जानते होंगे और यूएस के कुछ टॉप ऑफिशियल्स जानते होंगे कि वो एक हीरो हैं जिन्होंने थर्ड वर्ल्ड वॉर को होने से रोक दिया। अगले दिन 28 अक्टूबर को क्रूश्चेव इस सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। रेडियो मॉस्को पर एक मैसेज ब्रॉडकास्ट किया जाता है उनकी तरफ से कि सोवियत यूनियन ने अमेरिका की डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। जल्द ही सोवियत यूनियन क्यूबा में मौजूद न्यूक्लियर मिसाइल्स को हटा लेता है। यूएस प्रॉमिस करता है कि वो कभी क्यूबा देश में इन्वेड नहीं करेगा। अब से ऑपरेशन मॉन्गूस को भी बंद करा दिया जाता है। नेवल ब्लॉकेड अगले महीने खत्म हो जाता है और सीक्रेटली टर्की और इटली से न्यूक्लियर मिसाइल्स को वापस ले लिया जाता है अमेरिका के द्वारा। 25 साल बाद इस सीक्रेट चीज को दुनिया के सामने रखा जाता है। 2 और एक्शंस लिए जाते हैं यहां पर, जिससे सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में तनाव कम हो जाता है। पहला, अगले साल जून 1963 में एक हॉटलाइन एस्टैब्लिश करी जाती है जिससे कि जल्दी से जल्दी डायरेक्टली कम्युनिकेट किया जा सके क्रेमलिन और व्हाइट हाउस के बीच में। यह प्रॉब्लम ना आए कि टेलीग्राम भेजने में 12-12 घंटे का समय लग रहा है। और दूसरा, 25 जुलाई 1963 को एक लिमिटेड न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी साइन करी जाती है इन दोनों देशों के द्वारा कि जो भी न्यूक्लियर एस्केलेशन यहां पर देखने को मिला, ऐसा बाद में ना कभी देखने को मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज पता है क्या दोस्तों, हमारी कहानी की एंडिंग इतनी भी हैप्पी नहीं है। दोनों देशों की जनता वॉर मॉन्गरिंग में विश्वास रख रही थी उस वक्त, मीडिया के इन्फ्लुएंस के अंडर आकर। बहुत से लोग दोनों देशों में मानते थे कि दूसरा देश एक दुश्मन देश है, उन्हें खत्म कर देना चाहिए। बहुत से लोग नाराज थे जो जॉन एफ कैनेडी का रिस्पॉन्स रहा था इस चीज को लेकर। और क्रूश्चेव की इमेज तो मैंने वैसे भी बताया, उन्हें अपनी इमेज को पूरी तरीके से सैक्रिफाइस करना पड़ा था। उनके जो देश के लोग थे उन्हें लगता था कि क्रूश्चेव ने पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर दिया है, सोवियत यूनियन को पैरों पर लाकर खड़ा कर दिया अमेरिका के। अगले साल नवंबर 1963 में यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को असैसिनेट कर दिया जाता है, उनकी हत्या हो जाती है। माना जाता है जिस आदमी ने उन पर गोली चलाई वो बहुत नाराज था क्यूबा सिचुएशन को लेकर, जिस तरीके से कैनेडी ने रिस्पॉन्ड किया था क्यूबा क्राइसिस को। दूसरी तरफ 2 साल बाद निकिता क्रूश्चेव को ओवरथ्रो कर दिया जाता है उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के द्वारा सोवियत यूनियन में। ये दोनों हमारी इस कहानी के बहुत बड़े हीरोज हैं। इनके अलावा अमेरिकन साइड पर रॉबर्ट कैनेडी, रॉबर्ट मैकनमारा और सोवियत साइड पर निकिता क्रूश्चेव के अलावा अलेक्जेंडर फेक्लिसोव और शायद सबसे बड़े हीरो वासिली आखरीपोव, जो कमांडर उस वक्त सबमरीन में मौजूद थे, जिन्होंने वो बटन नहीं दबाया। यूएस मिलिट्री के इतने ज्यादा प्रेशर के बावजूद भी कैनेडी ने यहां पर इन्वेजन नहीं किया। इस
पूरी क्राइसिस को लोग एक यूएसए वर्सेस रशिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, उस नजरिए से देखते हैं कि यहां पर दो देश थे, इनके बीच में लड़ाई हो रही थी। लेकिन एक्चुअली में यहां पर पर्सपेक्टिव है वॉर वर्सेस पीस का। ऐसे लोग जो जंग चाहते हैं और ऐसे लोग दूसरी तरफ जो शांति बनाए रखना चाहते हैं। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को बहुत से लोग आज के रशिया वर्सेस यूक्रेन इशू से भी कंपेयर करते हैं। कहते हैं कि रशिया जो करने लग रहा है यूक्रेन में वो सही करने लग रहा है, क्योंकि सेम चीज क्यूबा में भी हुई थी। जो यूएसए करने लग रहा था क्यूबा में वो भी जस्टिफाइड था, क्योंकि सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर मिसाइल्स लाकर रख दी थी क्यूबा में। लेकिन मेरी राय में यहां पर यूएसए गलत था। अगर यूएस इन्वेड करता क्यूबा को, यूएस एक बहुत बड़ी गलती करता। पूरी दुनिया में इससे तीसरा विश्व युद्ध हो सकता था। सेम लॉजिक से जो यूक्रेन में रशिया कर रहा है आज के दिन, वो गलत कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनना चाहता है। ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका की कोई मिसाइल्स यूक्रेन के अंदर मौजूद हो, फिर भी यहां पर पुतिन इतना बड़ा वॉर मॉन्गर है कि उसने यूक्रेन देश में इन्वेड कर दिया। जैसा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में हुआ, पुतिन के पास भी ऑप्शन थे डिप्लोमेसी के, शांति बनाए रखने के। कुछ और सीक्रेट मीटिंग्स करी जा सकती थी, शांति बनाए रखने की कोशिश करी जा सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, क्योंकि इस केस में पुतिन एक्चुअली में यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से अगर आज की सिचुएशन में कोई सीख मिलती है तो वो यही है कि रशिया जो करने लग रहा है वो बहुत गलत है। आपकी क्या राय है यहां पर? नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया तो बर्लिन वॉल वाला वीडियो जरूर देखना, क्योंकि उसे ही देखकर आप समझ पाएंगे कोल्ड वॉर के बारे में और डिटेल में। बहुत बहुत धन्यवाद।